संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। वक्त की भागती रफ्तार के साथ कदम ताल करने के लिए जरूरी है अच्छी सेहत और अच्छी सेहत के लिए जरूरी है अच्छी डाइट। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किस मौसम में क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको बता दें, हर मौसम का अपना स्वभाव होता है जिसके अनुसार हम कपड़े पहनते हैं और रहन सहन में बदलाव होता है। मौसम के बदलते ही हमारे खाने पीने का अंदाज भी बदलता है। तो आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से यही जानेंगे कि मौसम के अनुरूप क्या खाएं और क्या ना खाएं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। साल के किस महीने में क्या खाएं और किससे करें परहेज, जानिए ऋतुचर्या के मुताबिक हेल्दी रहने के लिए किस ऋतु में कैसा हो आहार विहार। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार खान पान और दिनचर्या को सही करके सेहत को ठीक रखा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल, आखिर ये ऋतुचर्या क्या है और इससे हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? देखिए, ऋतुचर्या का सिंपल अर्थ होता है ऋतु यानी कि सीजन, चर्या यानी कि उसका रूटीन। हमारे यहाँ पर जो है 6 सीजन या 6 ऋतुओं का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम अपने प्राचीन जो संहिताओं को देखें, जो हमारे शास्त्रिक जो पुस्तकें हैं, उनमें जो विभाजन किया गया है वो 6 ऋतुएं जो है शुरू करें जैसे कि जो ठंड पड़ती है जब, जिसको हम विंटर बोलते हैं, शिशिर ऋतु, उसके बाद वसंत, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु और फिर हेमंत ऋतु। इस तरह से 6 ऋतुओं का वर्णन है। इनका जो विभाजन किया गया है वो मुख्य रूप से जो हमारे भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो महीने होते हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख और ये फागुन वगैरह, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये इनके हिसाब से किया है। लेकिन आजकल आम लोगों को उन महीनों के नाम भी शायद याद नहीं होंगे पूरे, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम शिशिर यानी कि विंटर जो होती है उसकी बात करेंगे और फिर समझाएंगे आपको एक एक ऋतु के बारे में। और हम इसको सीधा लेंगे जनवरी फरवरी से, इस प्रकार जैसे जनवरी फरवरी, फिर मार्च अप्रैल, तो 2-2 महीने के हम 6 ऋतुओं का आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा विषय है। और अच्छा इसलिए है क्योंकि आज मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो बीमार होते हैं उसमें मूल कारण यही होता है कि ऋतु के अनुसार हम अपना भोजन नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है कि कौन से ऋतु में किस दोष का संचय हो रहा है, किस दोष का प्रकोप हो रहा है, कफ बढ़ रहा है या पित्त बढ़ रहा है। अब जो है पित्त की अगर वृद्धि हो रही है और पित्त वाली चीज़ें ही मैं खा रहा हूँ तो मेरे को जो है खुजली होगी, खारिश होगी, सोराइसिस हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा। तो ये ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से हमारी जो सीजन बदलते हैं उस सीजन के अनुसार हमारे शरीर में दोषों की स्थिति बदलती है, उसी के अनुरूप जो है हमें अपना भोजन, अपना लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और चलिए बात कर लेते हैं किस मौसम के अनुरूप क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं जनवरी और फरवरी की। इसमें कफ दोष बढ़ता है और पित्त दोष कम होता है। डॉक्टर साहब, इस मौसम के अनुरूप क्या कुछ खाएं और किससे परहेज करें? देखिए, जैसे आपने कहा कफ दोष बढ़ता है, तो जो चीज ऑलरेडी बढ़ी हुई है उस तरह की चीजें नहीं खानी, कफवर्धक चीजें नहीं खानी, बिल्कुल इसका ध्यान रखना है आपको। और कफ बढ़ाने वाली चीजें क्या होंगी, उसमें बहुत ज्यादा जो है तली चीजें, बहुत ज्यादा जो है फैट वाली चीजें, मिठाई या बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना, या गरिष्ठ भोजन जो बहुत मुश्किल से आपको जो है पच पाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको ठंड के सीजन में। और एक चीज का और ध्यान रखना है, सर्दी में जब कोल्ड होता है, काफी ठंड पड़ती है, तो ड्राइनेस बहुत होती है, खुश्की आती है त्वचा में, तो तेल की मालिश करिए, गर्म पानी से स्नान करिए। कफ के लिए बहुत अच्छा रहता है कि कुछ ना कुछ आप गरम गरम पानी पिए, उसमें कुछ स्पाइसेस डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी, धनिया, सौंफ, कुछ भी स्पाइसेस जो होते हैं, स्पाइसेस आर ऑलवेज गुड, कफ को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और लाइट भोजन जितना भी हो उतना खाना चाहिए। सूप वगैरह पीने चाहिए, मूंग की दाल की खिचड़ी आप खा सकते हैं, चपाती वगैरह खा सकते हैं। चावल रात को ना खाएं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब गर्मी का सीजन है तो अपने शरीर को भी आपको गर्म रखना है।
जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, वो स्थान भी गर्म रखना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए और गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। तो ये तो बात हुई जनवरी और फरवरी की कि उसमें आप ऋतुचर्या के हिसाब से क्या कुछ खाएं, कैसे आपका रहन सहन हो, ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया। अगले 2 महीने की अगर हम बात करें, यानी मार्च और अप्रैल की डॉक्टर साहब अगर बात करें, तो ऋतुचर्या के मुताबिक क्या हो रहन सहन और खान पान? देखिए, अगले जो 2 महीने आते हैं उसमें नॉर्मली वसंत ऋतु का सीजन होता है। उसमें कुछ आगे पीछे अगर हम हिंदी के महीनों से देखें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन हम यहाँ आपको एक मोटा सा एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वसंत ऋतु में क्या होता है कि जो कफ आपका जो है शिशिर ऋतु, जो पिछली विंटर्स में जो जमा हुआ, तो विंटर्स के बाद जब जैसे ही वसंत ऋतु आती है, थोड़ा सा धूप खिलती है, तो वो कफ जो है वो पिघल करके बाहर निकलता है। तो बहुत सारे लोगों को बसंत ऋतु में क्या होता है, छींकें आती हैं, गला खराब होता है, खांसी होती है, बलगम बाहर निकलता है। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी लिखा है कि वसंत ऋतु में वमन कर्म जो है सबसे उत्तम है, क्योंकि जितना कफ संचित हुआ है वो बाहर निकाल दीजिए उसको, नहीं तो वो प्रकोपित होकर के अनेक प्रकार के कफ रोग आपके शरीर में पैदा करेगा। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑलरेडी कफ जो है वो अभी बाहर निकल रहा है, तो इस समय और कफ ना बढ़ाएं, चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, दही का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा मिठाई का सेवन ना करें। इसके विपरीत जो है थोड़ा सा इस समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा एक सीजन है। फास्टिंग करना बड़ा अच्छा रहता है। अगर बीच बीच में फास्टिंग करें, या 3 दिन की फास्टिंग आप करें जिसमें केवल फ्रूट्स खाएं। या आजकल एक बड़ा पॉपुलर शब्द हो गया है, अभी इसका फैशन अभी शायद बनने वाला है, अभी विदेशों में तो शुरू हो गया है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, कि कुछ घंटों जो है आपको बीच में गैप रखना चाहिए। अगर रात को 7 बजे खाएं तो अगले दिन सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करें। ऐसा एक नया एक चल रहा है, आयुर्वेद में इसका जिक्र है ऑलरेडी। हमारे लंघन चिकित्सा इसको कहते हैं, लंघन परम औषधि, ऐसा लिखा है। सबसे अच्छी औषधि है कि हम कम खाएं, थोड़ा सा गैप रख के खाएं और बीच बीच में वो स्नैकिंग वगैरह ना करें। तो इस तरह करने से वसंत ऋतु में आपका बढ़िया रहेगा, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। और ऋतुचर्या का बहुत महत्व है हमारे स्वास्थ्य के साथ। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इतनी ज्ञानवर्धक चीजें हैं कि शायद ही कभी किसी ने सोचा हो, लेकिन बहुत अहम किरदार हमारी सबकी जिंदगी में निभाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर अगले 2 महीनों की बात करें, यानी हम लोग अप्रैल तक पहुंच गए हैं, अगर मई जून की अगर हम बात करें, तो ऋतुचर्या के मुताबिक इन 2 महीनों में क्या कुछ खाएं, किस चीज से परहेज करें ताकि हम फिट रह सकें? देखिए, ऋतुचर्या के हिसाब से देखें तो मई जून में आपको मालूम है कौन सा सीजन आ जाता है, गर्मी पड़ती है। और भारत में तो बहुत ज्यादा गर्मी, खासतौर से हमारे यहाँ पूरे इंडिया में उस समय गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर जो है 40-45 तक भी पहुंच जाता है, और ड्राइनेस होती है, लू चलती है उस समय, हवा चलती है ठंडी, गर्म हवा चलती है। तो इस समय आपको मुख्य रूप से क्या हो रहा है कि गर्मी से बचना है। तो कूलिंग जितना रखेंगे आप, जो है तरबूज खाएं, नारियल पानी पिएं, सत्तू पिएं, ठंडाई बना करके पिएं। अगर कोई मालिश करनी है तो नारियल के तेल से मालिश करें, ठंडे पानी से स्नान करें। ऐसे स्थान पर रहें जो कूल हो, ज़्यादा गर्म स्थान पर ना रहें, धूप में ज़्यादा ना जाएं। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस है। क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो गर्म चीज़ ना खाएं। लेकिन मैं देखता हूं कि उस गर्मी में भी जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है बाहर, तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं लोग, कड़क चाय उसको बोलते हैं। तो क्या ये हमारा बुद्धि का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं? प्रज्ञापराध इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। इतनी हीट में गर्म चीज़ क्यों खानी? मिर्ची भी खाते हैं लोग उस समय, तीखा खाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, और इसी से जो है अनेक प्रकार के रोग आते हैं। रोग आसमान से नहीं टपकते, रोग हम खुद ही पैदा करते हैं अपने शरीर के अंदर। जब हम गलत खाएंगे, यानी कि अपने प्रकृति के विपरीत खाएं, चाहे हम सीजन के विपरीत खाएं, चाहे हम जो डेली रूटीन के विपरीत खाएं, तो डेफिनेटली फिर जो है वो रोग तो आना ही है आपको। रोग को ही जो है हम लोग ही बना रहे होते हैं। रोग को धीरे धीरे जमा होकर के दोष जब बढ़ जाता है तो रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कूलिंग का ध्यान रखना उसे मुख्य रूप से। डॉक्टर साहब, हम लोग जुलाई तक बात कर चुके थे, जून तक, अभी जुलाई और अगस्त की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से, जिस ऋतुचर्या के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ खाएं क्या ना खाएं, ये दर्शकों को बताइए। देखिए, आयुर्वेद में जुलाई अगस्त का जो मौसम आता है तो वर्षा ऋतु हम उसको गिन सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदी के जो महीने हैं उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे वो होता है, लेकिन
नॉर्मली अगर हम यहाँ दिल्ली की भी बात करें तो मानसून यहाँ पर 25-30 जून के आसपास आता है, यानी कि जुलाई शुरू होती है और फिर जुलाई अगस्त में बारिश होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी के कारण कई प्रकार के जो है हमारे शरीर की हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, अग्नि पर भी थोड़ा फर्क पड़ता है और विशेष रूप से जो भोजन है वो दूषित बड़ी जल्दी होता है। वाटर भी कंटेमिनेटेड होता है, भोजन भी कंटेमिनेशन उसमें बड़ी जल्दी हो जाता है, फंगस वगैरह लग जाता है, तो बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस यहाँ पर होते हैं। तो एक तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, जो बाहर का फूड है, स्ट्रीट फूड वगैरह बिल्कुल बंद करना है। पानी का स्रोत आप देखिए कहाँ से पानी आ रहा है, गंदा तो नहीं है, उसको उबाल करके पानी को पिए। और भोजन में यहाँ आपको ध्यान यही रखना है कि क्योंकि गर्मी का जो मौसम था और अभी गर्मी अभी भी पड़ रही है, तो पित्त अभी भी जो है आपके शरीर में है। कई बार लोग यहाँ ध्यान नहीं देते, कुछ यहाँ पर जब बारिश का मौसम आता है तो तीखा खाना शुरू करते हैं, पकौड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं, समोसा शुरू हो जाता है, तो उसके कारण फिर पित्त तो ऑलरेडी गर्मी की वजह से जमा हुआ है बॉडी में, तो फिर बहुत सारे लोगों को देखा होगा फोड़े, फिंसी और स्किन इन्फेक्शंस वगैरह बहुत होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अभी जो है थोड़ा आपको कूलिंग का ध्यान रखना है, लेकिन केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी खाएं वो सुपाच्य हो, इजी टू डाइजेस्ट हो और उसमें साफ स्वच्छता का ध्यान वर्षा ऋतु में बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको ध्यान रखना। कपड़े जो पहनने के कपड़े उनमें भी कई बार जो है नमी होती है, गीलापन होता है, उसके कारण बहुत सारे कई बार बारिश में भीगने की वजह से कोल्ड हो जाता है, ठंड लग जाती है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इस प्रकार का लक्षण हो तो उसके अनुसार आप कुछ अदरक का पानी उबाल करके पिएं या कुछ शहद में जो है थोड़ा सौंठ का चूर्ण मिला करके, वो केवल उस पर्पज़ के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है आपको देखें तो अभी गर्म चीज़ें नहीं खानी है। बरसात के दिनों में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे ही बारिश का पानी नीचे आता है तो धरती में से और गर्मी निकलती है, आग निकलती है, आपको मालूम है। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं अगले 2 महीने की। बात करें अगर सितंबर और अक्टूबर की, तो डॉक्टर साहब आती भी सर्दी होती है और जाती भी गर्मी। जाहिर सी बात है अगर मौसम में चेंजेस आ रहे हैं तो आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं बदलाव आएंगे, तो ऐसे में खान पान कैसा हो, किस चीज का परहेज हो? देखिए, ये एक वो सीजन होता है, सितंबर अक्टूबर का सीजन हम इसको कहें, और इस सीजन में होता क्या है कि आमतौर पर ये जब चेंज में हम जाते हैं, एक तरह से अब गर्मी पड़ी, गर्मी एक्चुअली हमारे यहाँ देखें तो भारत में तो वो ऑलमोस्ट फरवरी के एंड से शुरू हो जाती है, बसंत ऋतु में ही गर्मी शुरू हो जाती है, फिर पूरा गर्मी का मौसम, फिर बरसात का काफ़ी लंबी गर्मी चलती है। तो इतना जो हमारा बॉडी का एक एडजस्टमेंट हो जाता है। अब चेंज की तरफ हम जा रहे हैं, हल्की हल्की ठंड पड़ने शुरू होगी थोड़ी बहुत, और फिर आगे विंटर शुरू होगा। तो इस समय हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, हमारा जो है एक तरह से अग्नि वीक होती है, और इस समय थोड़ा सा फास्टिंग का विधान भी है, थोड़ा हमें खाने पीने का ध्यान रखना है। उस समय बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन, वात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर वायु जो है, वात वर्धक चीज़ें जो है, बादिकी वाली चीज़ें, उड़द की दाल, छोले, राजमा वगैरह, इस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। बल्कि इस मौसम में आमतौर पर पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त को शमन करने के लिए आप कुछ बिटर चीज़ें, अगर करेला वगैरह का सेवन करें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट कसेला टेस्ट जिनमें होता है उनका सेवन करें। मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। मीठी का मतलब यहाँ शुगर नहीं है, लेकिन जैसे कि अपना जितने भी अन्न हैं या जो सब्जियां हैं जिसको हम मधुर रस बोलते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर इस सीजन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप ट्रांजिशन फेज आपका है, और इसके बाद जब आपकी सर्दी शुरू होगी, नेक्स्ट ऋतु जिसको कि हम हेमंत ऋतु बोलते हैं, तो उस समय फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी बॉडी जो है एक ट्रांजिशन फेज में से निकल के दूसरे ऋतु में आराम से जाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोगों को इस सीजन में, जिसको कि हम शरद ऋतु बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, दमा, अस्थमा। जैसे उधर बसंत ऋतु में प्रॉब्लम होती है, ऐसे यहाँ पर भी ऑटम का सीजन इसको आमतौर पर कहा जाता है। और ये भी शोधन के लिए बहुत अच्छा सीजन है। इसमें विरेचन हमारे यहाँ कराया जाता है ताकि जो पित्त जमा हुआ है गर्मी के कारण वो सब बाहर निकल जाए। जैसे बसंत में हम वमन कराते हैं, जितना कफ सर्दियों में जमा उसको बाहर निकालो, इसी तरह से यहाँ पर जो है विरेचन का विधान हमारे यहाँ बताया गया है। और डॉक्टर साहब आखिरी 2 महीनों की भी लगे हाथों बात कर ही लेते हैं। मुझे लगता है कि अक्टूबर तक का
तो लेखा जोखा जो है वो आपने प्रस्तुत कर दिया है दर्शकों के सामने कि आपको किस तरीके का खान पान रखना चाहिए और अपना रहन सहन भी किस तरीके का रखना चाहिए। अगर बात करें नवंबर दिसंबर की, तो इस मौसम में रहन सहन कैसा हो और किस तरीके का बदलाव अगर करना हो दर्शकों को फिट रहने के लिए, तो क्या करें? देखिए, जिसको हेमंत ऋतु के नाम से आयुर्वेद में बताया गया है और इसमें ठंड थोड़ी पड़नी शुरू हो जाती है। ये बड़ा अच्छा सीजन है क्योंकि अग्नि हमारी जो है वो प्रदीप्त होती है। इस मौसम में भूख अच्छी लगती है क्योंकि जो बाहर की गर्मी, जो अंदर की गर्मी है, बॉडी उसको अंदर रिटेन करती है। तो ये समय है कि आप अच्छा रिजुविनेशन का कुछ सामान खाएं, अच्छी ऐसी चीज़ें खाएं जो पच जाएं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ अगेन ओवर ईटिंग ना हो, प्लस यहाँ पर आपको ध्यान फिर शुरू रखना है क्योंकि अभी कफ का ध्यान आपको आगे रखना है, वात का ध्यान रखना है। ठंड पड़नी शुरू होती है तो वात, ड्राइनेस बढ़ती है, खुश्की। तो खुश्क चीज़ें जितनी भी करारी, क्रिस्पी, क्रंची, ये चीज़ें थोड़ा सा कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जिसको हम कहते हैं, जो कफ वर्धक भोजन है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। और अच्छा भोजन इस समय, ये सीज़न एक अच्छा हेल्दी सीजन भी इसको कहा जाता है। आमतौर पर मॉडर्न मेडिसिन में भी जो ठंड का सीजन होता है उसको हेल्दी सीजन बोलते हैं। तो इसमें आपको जो है स्वास्थ्य बनाने का, धातु बनाने का, ओज बनाने का एक अच्छा अवसर है। व्यायाम जरूर करें, तेल की मालिश करें और गुनगुने पानी से स्नान करें और शरीर को थोड़ा सा जो विशेष रूप से, क्योंकि ठंड हल्की शुरू होती है, कई बार हम उसको थोड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय ध्यान रखना है कि कपड़े उसी तरह के पहनने कि आपको ठंड का प्रभाव ना हो, कोई गलत उसमें आपके शरीर में जो है ठंड से कोई रोग पैदा ना हो जाए। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गर्दन और पीठ के दर्द से कैसे पाएं छुटकारा। डॉक्टर साहब, देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल ये गर्दन दर्द, कमर दर्द और फिर ये सर्वाइकल बोलते हैं जिसको। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा जो है अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाइए। हम सब लोग बैठ कर के काम करते हैं कंप्यूटर पर और मोबाइल इतना यूज़ हो गया आजकल, कॉन्टिन्यूसली मोबाइल जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो ये सारा कंधे और ये पूरे हाथ, बाजू, इनमें अकड़ाहट होती है आपको। इसी तरह से दिन में ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो वहाँ लोअर बैक में प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, योगासन करने चाहिए, कुछ ना कुछ व्यायाम आपको रेगुलर करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें बहुत सिंपल है कि लुब्रिकेशन चाहिए, और लुब्रिकेशन भी अगर ऐसा कुछ मिले आपको जो दर्द को भी नष्ट करे, स्टिफनेस को नष्ट करे, तो जीवा में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेन के लिए बहुत अच्छे हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। पेन काम ऑयल हमारा है, बाम बड़ा अच्छा है, पेन काम बाम इसको बोलते हैं। और जो लोग ज़्यादा, जिनकी स्टिफनेस होती है, अकड़ाहट ज़्यादा होती है, उनके लिए एक पोटली हमने बनाई है, पेन काम पोटली के नाम से। जड़ी बूटियों की पोटली होती है, उसको तेल में डिप करके मालिश करनी है, बहुत रिलीफ मिलता है। जो लोग खास तौर से पंचकर्म के लिए नहीं आ पाते कई बार किसी कारणवश, वो पोटली जरूर मंगा लीजिए अपने घर में, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। खाने पीने में देखा जाए तो बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो कमर दर्द, पीठ के दर्द में फ़ायदा करती हैं। आपके घर में सौंठ होती है, सौंठ का आप जो चूर्ण थोड़ा सेवन करें। हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं। सौंठ, मेथी, हल्दी का एक मिक्सचर बना करके आप रख सकते हैं, उसका सेवन करें। थोड़ा गुनगुने पानी से आप जो है स्नान करें उस जगह पर, विशेष रूप से जहाँ अकड़ाहट या दर्द होता है। और स्वेदन बहुत अच्छा काम करता है, स्टीमिंग। कुछ तेल जब लगाते हैं आप, जैसे पेन काम का मैंने जिक्र किया, उसके बाद थोड़ा स्टीम भी उस जगह पर लगेगा तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जो भी उपाय, जो भी टिप्स आपको दिए गए हैं और जो डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी है वो सब आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।